जापान, जिसे हम बुलेट ट्रेन, एनीमे और बेहतरीन टेक्नोलॉजी का घर मानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश को दुनिया भविष्य कहती थी, वो आज अपने ही वजूद की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। अक्सर लोग कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन जापान की कहानी हमें एक कड़वा सच सिखाती है कि सिर्फ पैसा होना काफी नहीं है, उस पैसे को चलाने के लिए इंसान चाहिए। आज जापान एक ऐसे इकोनॉमी टाइम बम पे बैठा है जिसकी टिक टिक पूरे ग्लोबल मार्केट को डरा रही है। और सबसे डरावनी बात, ये बम पहले ही फट चुका है, बस उसकी गूंज हम तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग रहा है। अगले 10 से 12 मिनट में हम किसी बोरिंग इकोनॉमी लेक्चर की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस साइकोलॉजी की जिसने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया है। हम समझेंगे कि कैसे एक देश की बचत करने की आदत उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई और क्यों जापान की ये मुश्किल आपके पोर्टफोलियो और आपकी जेब के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। सोचिए, अगर कल सुबह आप उठें और आपको पता चले कि आपके देश में काम करने वाले लोग कम हो रहे हैं, लेकिन पेंशन मांगने वाले लोग हर दिन बढ़ रहे हैं। आप एक ऐसी सड़क पर चल रहे हैं जहां हर 3 में से एक इंसान की उम्र 65 साल से ज्यादा है। ये कोई किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं है, ये आज के जापान की हकीकत है। यहाँ प्रॉब्लम साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। जापान के पास पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उनके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड खत्म हो चुका है। जब हम छोटे थे, हमें सिखाया गया था कि बचत करना अच्छी बात है, लेकिन इकोनॉमी के नजरिए से देखें तो जब पूरा देश सिर्फ बचत करने लगे और कोई खर्च न करे तो वो देश धीरे धीरे मरने लगता है। जापान डिफ्लेशनरी स्पाइरल के उस जाल में फंसा है जहां लोग सोचते हैं आज क्यों खरीदूं, कल तो चीजें और सस्ती हो जाएंगी। यही वो साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसने जापान की ग्रोथ को पिछले 30 सालों से फ्रीज कर दिया है। इसे द लॉस्ट डेकेड्स कहा जाता है, लेकिन सच तो ये है कि ये अब दशकों की नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी की बर्बादी की कहानी बन चुकी है। अब यहाँ एक हिडन ट्रूथ है जिसे अक्सर मेनस्ट्रीम मीडिया इग्नोर कर देता है। पैसा खुद में कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक एनर्जी है जो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने पर अपनी वैल्यू बनाती है। जापान में ये एनर्जी रुक गई है। जापान का डेट टू जीडीपी रेशियो 260% से ऊपर निकल चुका है। आसान भाषा में कहें तो जापान ने अपनी औकात से 2.5 गुना ज्यादा उधार ले रखा है। लेकिन आप कहेंगे, भाई अमेरिका पर भी तो कर्ज है, फिर जापान ही क्यों खतरे में है? यहीं पर खेल बदलता है। अमेरिका का कर्ज दुनिया खरीदती है, लेकिन जापान का कर्ज खुद जापान के लोग और उनका सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ जापान खरीदता है। ये एक ऐसा कैपिटलिस्ट लूप है जहां सरकार पैसे छापती है, बैंक को देती है और बैंक उसी पैसे से सरकारी बॉन्ड्स खरीदता है। ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे आप अपनी बाईं जेब से पैसे निकालकर दाईं जेब में रख रहे हो और सोच रहे हो कि आप अमीर हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप बस उस गुब्बारे में और हवा भर रहे हैं जो फटने ही वाला है। जापान की इस समस्या का सबसे बड़ा विलन है येन कैरी ट्रेड। ये शब्द थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका असर आपके किचन के बजट तक पहुंचता है। दुनिया भर के बड़े इन्वेस्टर्स क्या करते थे? वो जापान से लगभग 0% ब्याज दर पर लोन लेते थे और उस पैसे को इंडिया, अमेरिका या ब्राजील जैसे देशों में लगाते थे जहां रिटर्न ज्यादा मिलता है। लेकिन अब जापान के सेंट्रल बैंक ने अपनी ब्याज दरें बढ़ाना शुरू कर दिया है। जैसे ही जापान में ब्याज दरें 0.1% भी बढ़ती हैं, पूरी दुनिया के मार्केट्स में हड़कंप मच जाता है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने खरबों रुपए का उधार जापान से लिया था, अब उन्हें वो वापस करना पड़ रहा है। जब वो पैसा वापस मांगते हैं तो उन्हें दूसरे देशों के स्टॉक्स बेचने पड़ते हैं। अगस्त 2024 में हमने जो ग्लोबल मार्केट क्रैश देखा था, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण यही येन कैरी ट्रेड का अनवाइंड होना था। यानी जापान की इकोनॉमी सिर्फ उनकी समस्या नहीं है, ये एक ऐसा धागा है जिसे अगर खींचा गया तो पूरी दुनिया का स्वेटर उधड़ सकता है। इंसानी व्यवहार की एक खास बात है, हम तब तक नहीं डरते जब तक आग हमारे घर तक न पहुंच जाए। जापान के लोग अब हर्बीवोर जनरेशन बन चुके हैं। ये वो युवा हैं जिन्होंने कभी ग्रोथ देखी ही नहीं। उनकी साइकोलॉजी अब रिस्क लेने की नहीं बल्कि सिर्फ सरवाइव करने की है। वो शादी नहीं कर रहे, बच्चे पैदा नहीं कर रहे और बड़े सपने नहीं देख रहे। एक इकोनॉमी तब चलती है जब उसमें ऑप्टिमिज्म यानी उम्मीद हो। जब लोगों को लगता है कि कल आज से बेहतर होगा, तब वो घर खरीदते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं। जापान में ये उम्मीद ही खत्म हो गई है। वहां के गांवों में अब गोस्ट टाउन्स यानी वीरान शहर बढ़ते जा रहे हैं। करोड़ों घर खाली पड़े हैं क्योंकि उन्हें रहने वाला कोई नहीं है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख है। अगर किसी देश की आबादी बूढ़ी होने लगे और युवा रिस्क लेना छोड़ दें, तो चाहे आपके पास कितनी भी बड़ी टेक कंपनी जैसे सोनी या टोयोटा क्यों ना हो, आपकी इकोनॉमी का पतन निश्चित है। अब बात करते हैं उस टाइम बम की जो ग्लोबल मार्केट के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जापान दुनिया का सबसे बड़ा क्रेडिटर नेशन है। इसका मतलब है कि जापान ने पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा पैसा उधार दे रखा है। अमेरिकी सरकार के बॉन्ड्स में जापान का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर जापान की अपनी इकोनॉमी चरमराई और उसे अपने पैसे की जरूरत पड़ी, तो वो ग्लोबल मार्केट से अपना निवेश वापस खींचना शुरू कर देगा।
सोचिए, अगर जापान एक साथ अरबों डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड्स बेचने लगे तो डॉलर की वैल्यू गिरेगी, ब्याज दरें आसमान छुएंगी और पूरी दुनिया में एक ऐसा रिसेशन आएगा जिसे हमने 2008 में भी नहीं देखा था। जापान इस वक्त कैच 22 की स्थिति में है। अगर वो ब्याज दरें बढ़ाता है तो उसका अपना कर्ज उसे डुबो देगा। अगर वो दरें नहीं बढ़ाता तो उसका येन इतना कमजोर हो जाएगा कि जापान के लोग महंगाई से मर जाएंगे। वो एक ऐसी पतली रस्सी पर चल रहे हैं जिसके दोनों तरफ गहरी खाई है। इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? एक डीप इनसाइट जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मार्केट चार्ट्स और नंबर्स से चलता है। नहीं, मार्केट इंसानी जज्बातों और डेमोग्राफिक्स से चलता है। जापान की कहानी हमें चेतावनी देती है कि किसी भी देश की असली ताकत उसकी जीडीपी नहीं बल्कि उसके लोगों की कंज्यूमिंग पावर और विल टू ग्रो होती है। भारत के लिए यहां एक बहुत बड़ा सबक है। हम आज जिस यंग पॉपुलेशन पर गर्व कर रहे हैं, अगर हमने उन्हें सही स्किल और सही जॉब्स नहीं दी तो 30 से 40 साल बाद हमारा हाल भी जापान जैसा हो सकता है। इकोनॉमी में वक्त ही सबसे बड़ा एसेट है और जापान ने अपना वक्त गंवा दिया है। जापान का ये क्राइसिस हमें बताता है कि पैसा बचाना माइक्रो लेवल पर सही हो सकता है, लेकिन मैक्रो लेवल पर अगर पैसा सर्कुलेशन से बाहर हो जाए तो वो जहर बन जाता है। तो क्या जापान बचेगा? इसका जवाब शायद टेक्नोलॉजी में छिपा है। जापान अब रोबोटिक्स और एआई पर दांव लगा रहा है ताकि इंसानों की कमी को पूरा किया जा सके। लेकिन क्या एक रोबोट एक इंसान की तरह डिमांड क्रिएट कर सकता है? क्या एक रोबोट कार खरीदेगा? क्या एक रोबोट कैफे में जाकर कॉफी पिएगा? शायद नहीं। इकोनॉमी खर्च से चलती है, प्रोडक्शन से नहीं। जापान का इकोनॉमी टाइम बम टिक टिक कर रहा है। ग्लोबल मार्केट इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर है जहां हमें अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में जापान के फैक्टर्स को इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। अगली बार जब आप न्यूज में देखें कि बैंक ऑफ जापान ने दरें बदली हैं, तो उसे सिर्फ एक छोटी न्यूज मत समझिएगा। वो उस भूकंप की आहट हो सकती है जिसका केंद्र तो टोक्यो में है, लेकिन उसकी तबाही आपके शहर तक पहुंच सकती है। फाइनेंस की दुनिया में कोई भी आइलैंड नहीं है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। जापान का संकट हमें याद दिलाता है कि स्टेबिलिटी एक भ्रम है और इकोनॉमी हमेशा बदलती रहती है। खुद को तैयार रखिए, क्योंकि ये टाइम बम कभी भी फट सकता है। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को आसान भाषा में डिकोड करूं, तो कमेंट में जापान जरूर लिखिएगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊं कि जापान के इस संकट का सीधा असर इंडियन स्टॉक मार्केट और आपके पोर्टफोलियो पर कैसे पड़ेगा?